बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी गोदली भाग 2 से चैप्टर 4 के कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। बच्चों, इस चैप्टर से पहला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? जिसका आंसर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ। सेकंड प्रश्न है बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। इसका आंसर है प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वो वनमानुष की तरह था। उस समय वो अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। दांत होने के बावजूद नख ही उसकी असली हथियार थे। उन दिनों अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून ही आवश्यक अंग थे। कालांतर में मानवीय हथियार ने आधुनिक रूप लिया और बंदूक, कारतूस, तोप, बम के रूप में मनुष्य की रक्षार्थ प्रयुक्त होने लगा। नखदर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दांत पर आश्रित रहने वाले जीव हो। पशु की समानता तुमसे अब भी विद्यमान है। थर्ड प्रश्न है लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। इसका आंसर है कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली था, उसे नाखून की जरूरत थी। वन मानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक अंग था। असल में वही उसके अस्त्र थे। आज के बदलते परिवेश में, परिवर्तित समय में, इस आधुनिकता के दौर में सभ्यता के विकास के साथ साथ अस्त्र के रूप में इसकी आवश्यकता नहीं समझी जा रही है। अब मनुष्य पशु के समान जीवन यापन नहीं करके आगे बढ़ गया है, इसलिए समय अनुसार अपने अस्त्र में भी परिवर्तन कर लिया है। प्राचीन समय के लिए अस्त्र कहाँ जाना उपयुक्त है, तर्क संगत है, लेकिन आज वो मानवीय अस्त्र के रूप में प्रयुक्त नहीं है। फोर्थ प्रश्न है मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। इसका आंसर है मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे, नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता, संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वो पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे, उसे अब सौंदर्य का रूप लेने लगा है। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। अब वो प्राचीनतम पशुवत मानव को भूल जाना चाहता है, नाखून को सुंदर देखना चाहता है। 5 प्रश्न है सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। तो इसका आंसर है लेखक ने कहा है कि पशुवत मानव भी धीरे धीरे विकसित हुआ, सभ्य बना तथा पशुता की पहचान को कायम रखने वाले नाखूनों को काटने की प्रवृत्ति पनपी। यही प्रवृत्ति कलात्मक रूप लेने लगी। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि भारतवासियों में नाखूनों को जम कर संवारने की परिपाटी आज से 2000 वर्ष पहले विकसित हुई। उसे काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों की मनोविनोद का साधन बनी। अपनी रुचि के अनुसार किसी ने नाखून को कलात्मक ढंग से काटना पसंद किया तो कोई बढ़ाना। लेकिन लेखक ने बताया कि यह भूलने की बात नहीं है कि ऐसी समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। 6 प्रश्न है नख बढ़ाना और उन्हें काटना
कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है मानव शरीर में बहुत सी अन्यास जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियां ऐसे गुण हैं जो अन्यास ही अनजाने में अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ाना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशु तत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशु तत्व है, लेकिन वो उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। 7 प्रश्न है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है लेखक के हृदय में अंतर्द्वंद्वता की भावना उभर रही है। मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है, यह प्रश्न को हल नहीं कर पाता है। अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। मनुष्य पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्र को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, वो स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है। पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों के होड़ में आगे बढ़ते हैं। 8 प्रश्न है, देश की आजादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों को अर्थ मीमांस लेखक करता है और लेखक की निष्कर्ष क्या है? इसका आंसर है देश की आजादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्दों के अर्थ मीमांस लेखक करते हैं। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। लेखक का निष्कर्ष है स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। मनुष्य की चरितार्था प्रेम में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के अपने को सबके मंगल निश्चेष भाव से देने में है। 9 प्रश्न है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है प्रसंग में मैं ऐसा तो नहीं मानता हूं कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक महोदय का अभिप्राय है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों का जांच कर लेते हैं, जो हितकार होता है उसे ग्रहण करते हैं। 3 प्रश्न है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? तो इसका आंसर है स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, जिसमें स्व का बंधन अवश्य है। यह क्या संजोग बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक समान आदर्श भी है। 11 प्रश्न है, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? तो इसका आंसर है लेखक महोदय ने एक ऐसे बूढ़े का जिक्र किया है जो अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव कुछ शब्दों में व्यक्त कर मनुष्य का सावधान करता है, जो इस प्रकार है, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मशोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। लेखक की दृष्टि में कथन पूर्णतः सार्थक है। 12 प्रश्न है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। पुराने शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? इसका आंसर है पुराने शास्त्रियों के
ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूप से मानव को प्राप्त कर लेगा। 13 प्रश्न है, सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? इसका आंसर है सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, ब्रह्म उपकरण के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चेष भाव से देने में है। नाखूनों को काट देना उस स्वनिर्धारता आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्था की ओर ले जाती है। 14 प्रश्न है, व्याख्या करें। कहा है काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। तो इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से ली गई है। इसका संदर्भ है जब लेखक की बेटियां नाखून बढ़ने की सवाल पूछती है तब लेखक इस पर चिंतन मनन करने लगते हैं। इस छोटे से सवाल के बीच यह पंक्ति भी विद्यमान है जो लेखक के चिंतन से उभरकर आई है। लेखक का मानना है कि नाखून ठीक वैसे ही बढ़ते हैं जैसे कोई अपराधी निर्लज भाव से दंड स्वीकार के समय मौन तो लगा जाता है लेकिन पुनः अपनी आदत या व्यसन को शुरू कर देता है और अपराध चोरी करने लगते हैं। यह नाखून भी ठीक उसी अपराधी की तरह है, धीरे धीरे बढ़ते हैं, काट दिए जाने पर पुनः बेहया की तरह बढ़ जाता है। इसे तनिक की भी लाज शर्म नहीं आती। अपराधी की भी ठीक वैसी ही प्रकृति और प्रवृत्ति है। लेखक ने मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वो बार बार सुधरने सुक्रम करने की कसमें खाता है, वादा करता है, किंतु थोड़ी देर बाद पुनः ही वही कर्म दोहराने लगता है। कहने का मूल बात यह है कि वह विध्वंस प्रकृति की ओर सहज अग्रसर होता है जबकि वो निर्णयात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा और मेधा को लगाता। सेकंड व्याख्या है खा, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के नाखून क्यों बढ़ते हैं नामक पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों के संदर्भ मनुष्य की बर्बरता से जुड़ा हुआ है। अपने निबंध में लेखक यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य के नाखून उसकी भयंकरता के प्रतीक है। लेखक के मन में कभी कभी नाखून को देखकर निराशा उठती है। वह इस पर गंभीरता से चिंतन करने लगते हैं। कहने का आशय यह है कि मनुष्य की बर्बरता कितनी भयंकर है कि वो अपने संहार में स्वयं लिप्त है, जिसका उदाहरण है हिरोशिमा पर बम बरसाना है। इससे कितनी धन जन की हानि हुई, संस्कृति का विनाश हुआ, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आज भी उसकी स्मृति से मन सिहर उठता है। तो यह है कि मनुष्य का पार्श्विक स्वरूप, यही स्वरूप उसके नाखून की याद दिला देते हैं। उसकी भयंकरता, बर्बरता, पार्श्विकता, अदूरदर्शिता, अमानवीयता, इसे लेकर लेखक निराश हो उठता है, वो चिंतित हो उठता है। लेखक की दृष्टि में मनुष्य के नाखून भयंकर पार्श्व वृत्ति के जीते जागते उदाहरण है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काटने की कोशिश की जाए फिर भी वो मरना नहीं चाहती, किसी न किसी नवीन रूप को धारण कर अपने विध्वंस रूप को प्रदर्शित कर ही देती है। थर्ड व्याख्या ग है, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का संदर्भ जुड़ा है। लेख के अंत में द्विवेदी जी ये बताना चाहते हैं कि यह कमबख्त नाखून अगर बढ़ता है तो बढ़े, किंतु मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। लेखक के कहने का आशय है कि मनुष्य अब सभ्य और संवेदनशील हो गया है, बुद्धिजीवी हो गया है। वह नरसंहार वो विभत्स रूप देख चुका है, उसे याद कर ही वो
कांप जाता है। उसके विनाशक रूप का वो भुक्तभोगी है। हिरोशिमा का महाविनाश उसके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतः उससे निजात पाने के लिए वो सदैव सचेत होकर फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा है। वो अपने विध्वंस रूप को छोड़कर सृजनात्मक की ओर अग्रसर होना चाहता है। वो मानव मूल्यों की रक्षा, मानवीयता की स्थापना में लगे रहना चाहता है। निरर्थक और संहारक तत्वों से बनकर शांति के साय में जीना चाहता है। मनुष्य इसी विवेकशील चिंतन और दूरदर्शिता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए लेखक ये बताना चाहते हैं कि कमबख्त नाखून बढ़े तो बढ़े, इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं। अब मनुष्य सजग और सचेत है, वो उसे बढ़ने नहीं देगा, उसे काटकर नष्ट कर देगा। कहने का भाव यह है कि वो क्रूरतम विध्वंस रूप को त्याग देगा। 15 प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप पर अपने आप को द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय चित्त जो आज की अधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। 16 प्रश्न है, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से उद्घृत है। यह अंश में प्रख्यात निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित करते हैं। साथ ही नाखून बढ़ने की उसकी भयंकर पार्श्विक वृत्ति है जीवन प्रतीक का भी वर्णन करते हैं। प्रस्तुत वाक्य अंश पूर्ण रूप से लाक्षणिक वृत्ति पर आधारित है। लाक्षणिक धारा में ही निबंध का यह अंश प्रवाहित हो रहा है। लेखक अपने वैचारिक बिंदु को सार्वजनिक करते हैं। मनुष्य नाखून को अब नहीं चाहता। उसके भीतर प्राचीन बर्बरता का यह अंश है जिसे भी मनुष्य समाप्त कर देना चाहता है। लेकिन अगर नाखून काटना मानवीय प्रवृत्ति और नाखून बढ़ाना पार्श्विक प्रवृत्ति है तो मनुष्य पार्श्विक प्रवृत्ति को अभी भी अंग लगाए हुए है। लेखक यही सोचकर कभी निराश हो जाते हैं कि इस विकासवादी युग में भी मनुष्य की बर्बरता नहीं घटी है, वो तो बढ़ती ही जा रही है। हिरोशिमा जैसा हत्याकांड पार्श्विक प्रवृत्ति का महानतम उदाहरण है। साथ ही लेखक की उदासीनता इस पर है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वो मरना नहीं जानती। बच्चों, अब हम व्याकरण से कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो इससे व्याकरण से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदले। तो शब्द है अल्पयज्ञ, इससे बदलकर अल्पयोगो होता है। हड्डी से हड्डियां होती हैं, मुनि से मुनियों, अवशेष से अवशेष, वृत्तियों से वृत्ति, उत्तराधिकार से मत होता है उत्तराधिकारियों, बंदरिया से होता है बंदर। सेकंड प्रश्न है कि वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय करें। तो शब्द है बंदूक, तो इसे वाक्य बनता है बंदूक छूट गया। शब्द है घाट, तो वाक्य बनता है घाट साफ है। शब्द है सतह, तो वाक्य बनता है सतह चिकना है। शब्द है भंडार, तो वाक्य बनता है भंडार खाली है। शब्द है खोज, तो वाक्य बनता है खोज पुराना है। शब्द है अंग, तो वाक्य बनता है अंग कट गया। शब्द है वस्तु, तो शब्द वाक्य बनता है वस्तु अच्छा है। थर्ड प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया की काल रचना स्पष्ट करें। तो क वाक्य है, उन दिनों उसे जूझना पड़ता था। यह वाक्य भूतकाल में है। वाक्य ख है, मनुष्य और आगे बढ़ा, तो यह वाक्य भूतकाल में है। थर्ड ग है, यह सबको मालूम है, तो यह वाक्य वर्तमान काल में है। फोर घ है, वो तो बढ़ती ही जा रही है, यह वाक्य वर्तमान काल में है। 5 वाक्य है, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, तो यह वाक्य भविष्य काल में है। 4 प्रश्न है, अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यता का तकाजा है।
इस वाक्य में आए विभक्ति चिन्हों के प्रकार बताएं। तो इसका आंसर है शास्त्रों की यह पष्टि विभक्ति है, मनुष्य की यह पष्टि विभक्ति है, इच्छा की यह भी पष्टि विभक्ति है, उनकी यह भी पष्टि विभक्ति है, बाढ़ को ये द्वितीय विभक्ति है, मनुष्यत्व की यह पष्टि विभक्ति है। 5 प्रश्न है, स्वतंत्र स्वराज जैसे शब्दों की तरह स्वर लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो इससे आंसर है स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाव, स्वप्रेरणा, स्वेच्छा। 6 प्रश्न है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। तो इससे उत्तर है पशुता का विलोम है मनुष्यता, घृणा का विलोम है प्रेम, अभ्यास का विलोम है अनभ्यास, मरणस्त्र का विलोम है तरणस्त्र, ग्रहण का विलोम है उग्रास, मूर्ख का विलोम है ज्ञानी, अनुवर्तिता का विलोम है प्रवर्तिता, सत्याचरण का विलोम है असत्याचरण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।